हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में है हमारे साथ नारायण सिंह बघेल जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपी आरयूवीएनएल में एज अकाउंट्स क्लर्क यानी लेखा लिपिक के तौर पर। तो नारायण जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कैसा महसूस कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद आप? ओबियसली सर, बहुत अच्छा। अच्छा। जैसा कि हम्म। एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय वो जिसको कभी मिलती नहीं है, फिर वो मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। इसके नारायण जी, जब आपने ये अपने सिलेक्शन की न्यूज अपने घर वालों को, मम्मी पापा के साथ शेयर की, तो क्या रिएक्शन था उनका? किस तरीके से मतलब उन्होंने रिएक्ट किया इस पे? तो ये रिजल्ट लगभग 3 साढ़े 3 बजे आया था जब मैं ऑफिस में था। हम्म। उस टाइम रिजल्ट आने के लगभग आधे एक घंटे बाद मेरे फादर का फोन आया था, वो घर पे ही थे। हम्म। तो उनका भी रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, कैसे? जी, वो कार में एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके कुछ कंधे बंधे में चोट थी। हम्म। तो मैं ऐसे ही हालचाल पूछ रहा था, मैं पापा ठीक हो आप? क्या ठीक हो जाओगे? जल्दी ठीक हो जाना। हम्म। कह रहे थे कि तेरा रिजल्ट आने वाला, अगर तू पास हो जाएगा तो मैं आधा वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। हम्म। वो तब आ चुका था, लेकिन मैंने बताया नहीं। मैंने कहा चलो अब घर जाऊंगा तब बताऊंगा। हम्म। तो फिर उसके बाद मैं घर आया। तो घर आके जब अंदर घुसा, घर में बैग वैग रखा, फिर मैंने पापा के पैर छुए तो पापा समझ गए थोड़ा सा कि हम्म। आने वाला था, हो गया। हम्म। फिर मतलब ये पहली बार था जब, मतलब जब से मेरे को याद है तब से मैं अपने पापा के गले कभी लगा नहीं हूँ। अच्छा। ये पहली बार था जब मैंने उनको हक किया था, तो हाँ, एक। हम लोग थोड़ा सा पापा से दूर ही रहते हैं जनरली। जी बिल्कुल सर, जैसा सबका रिलेशन होता है पापा से दूर रहने का, कि पापा ऊपर है तो मैं नीचे, मैं ऊंचे पापा ऊपर, बस काम की बात करी। हम्म। बस। वैसे तो वो ऐसे कुछ खराब रिलेशन नहीं है कि हाँ, डांटने मतलब फटकारने जनरली क्या वाला। होता है ना कि जिसे बाप आप और रिगार्ड बेटे करते कहते हैं हैं तो ना आप। कि बाप और बेटे एक म्यान में दो तलवारें होती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल। मतलब होता क्या है ना कि झगड़ा नहीं होता किसी का, मतलब बिल्कुल ना कोई ऐसा होता कि वो आपस में कुछ चल रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि पापा इस कमरे में है तो हम उठ के उस कमरे में चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मम्मी के सर साथ जब। ज्यादा फ्रेंडली होते हैं क्योंकि मम्मी से सारी बातें कह लेते हैं। तो ये सबके साथ है, ये बड़ा नॉर्मल सा रिलेशन है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये बहुत मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको कितना बेहतर लगा होगा जब उन्होंने ये बोला कि मैं मतलब आधा ठीक हो जाऊंगा अगर तेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो रिजल्ट अच्छा रहा और उसके बाद मतलब उनके चेहरे पे आपने देखा होगा ना कि मतलब खुशी जो होती है। बिल्कुल वो मैं पहली इमेजिन बार कर रोए सकता हूँ थे तो। क्योंकि मैं जब सीए बना था ना, तो मैंने भी वो महसूस किया था कि मतलब अगर सबसे ज्यादा आपके सक्सेस पर कोई खुश होता है तो वो आपके तो माता पिता ही होते हैं। कि फिर जब जब उसके से आप बाद पैदा होते हैं तभी से वो आपके लिए हम्म, करना शुरू कर देते हैं, हर चीज आपको अच्छे करके देते हैं। फिर आप उनको बेहतर रिजल्ट देते हैं तो उनकी वो जीवन भर की जो मेहनत होती है हाँ, उनको लगता है कि वो। हमने जो किया वो सक्सेसफुल हो गया, है ना। हाँ, जी बिल्कुल सही। क्योंकि देखें, मतलब उनके लिए आप जो कह सकते हैं ना कि जमा पूंजी आप ही है, ठीक है। तो बच्चे ही बिल्कुल सर, होते मैं हैं, अपने है ना। घर में बड़ा तो हूँ, भाइयों में बड़ा हूँ, हाँ, बाकी सिस्टर बड़ी हैं। हाँ, तो अगर अर्निंग में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं, मेरे से ही शुरू हुई है, पापा के बाद मैं ही कमाना शुरू हाँ, किया। अब अपनी फैमिली में मैं जैसे सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मतलब चीजें कैसे होती हैं, मतलब कितना डिपेंडेंस होता है लोगों का। और खासकर जब आप बहुत मतलब फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर बैकग्राउंड से आए, तो उस टाइम बिल्कुल ना मतलब क्योंकि आपने हर क्राइसिस देखा होता है, पैसे की तंगी देखी बिल्कुल होती है, पैसे का ना होने बिल्कुल। का स्ट्रेस देखा होता है, पैसे ना होने की वजह से जो रिश्तेदार होते हैं वो किस तरीके से आपको इग्नोर करते हैं ये भी देखा हुआ होता रिलेशंस देखे है हैं ना। बिल्कुल। हाँ, और मतलब किस तरीके से डिसरेस्पेक्ट करते हैं ये भी देखा, तो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे जब लगता है कि पैसा हाँ, ना होना भी अपने आप में एक मोटिवेशन है। हाँ, हाँ, कुछ अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि एक वही चीज है ना कि आप जब तक आपके पास कोई अचीवमेंट होगी नहीं ना, तो कोई भी क्यों रेस्पेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। और बिल्कुल मतलब इतना प्रैक्टिकल होते हैं लोग ना कि मतलब जब तक आपके पास कुछ है नहीं ना, तब तक लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। वो समझते हैं कि ये काम का आदमी है नहीं, इसको जाने दो। और काम के आगे कोई पूछते हैं, है ना, सिंपल सी बात। वो वही वही जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे मोटिवेशन लेना, ये एक पॉजिटिव बात होती है जो मम्मी का सबको क्या करना चाहिए। रिएक्शन था, आपने बताया नहीं? जिससे मम्मी का पर मेरे को रिएक्शन। तो थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि मैं एक टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ था। तो हम्म। वहां सबकी मार्क्स वगैरह पूछे थे, ओबीसी कैटेगरी में 15 सीट थी, तो मैं शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे था। तो मेरे को लग रहा था कि मेरा हो तो जाएगा, हम्म। लेकिन एक कंफर्मेशन आना होता है, उसकी खुशी और होती है। सही बात और है, जब बाकी तक फाइनल हो ना जाए तो फिर।
लगता है? बिल्कुल, मम्मी पापा बहुत खुश थे दोनों। अच्छा। और उनकी खुशी देख के आपको जो सुकून मिला होगा ना, है ना? बस आप, हाँ वही मतलब वही देखिए, मैं जीवन में समझ खुश है। सकता हूँ कि आप जब 10 घंटे पढ़ते रहोगे, वो 10 घंटे आप काम करते रहोगे, फिर 2 घंटे में आपको पढ़ने में कई बार चिढ़ भी आती रही होगी, है ना, गुस्सा भी आता रहा होगा कि यार क्या है ना? तो उसके बाद जब ये सारी चीजें लगी होंगी ना, कि मतलब मम्मी पापा का सुकून दिखा होगा, तो आपको, क्योंकि मैं भी सीए में ना, मैंने कई अटेम्प्ट्स दिए थे फाइनल में खासकर, ठीक है? जी तो जी सर। फेलियर बार बार होता था, तो डिसअपॉइंटमेंट आता था, डिसअपॉइंटमेंट के बाद ये आता था कि मतलब अगर मैं कर नहीं पाया, तो तो मतलब क्या मुझे होगा? उनके चेहरे दिखते थे ना कि भाई, अगर मैं कर नहीं पाया तो फिर तो सारी चीजें बेकार हैं जो अभी तक उन्होंने की, जो मैंने अभी तक मेहनत की, वो सब कुछ पानी में चला गया। इसीलिए पेशेंस, और कह सकते हैं ना कि परसेवरेंस, जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हैं, और थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता है ना, किसी भी चीज में अगर आप सोचेंगे कि, आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। आप जो क्या कर रहे हैं उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। थोड़ी बाहर की चीजें इग्नोर भी करनी पड़ेंगी कि हम्म, लोग क्या कह रहे हैं, तेरा नहीं होगा। हाँ, ऐसे कई लोग हैं। कई बार ऐसा सुनने में आएगा, जब आप कुछ ठीक करने जाएंगे ना, तो लोग पहले ही बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? और वहीं पे एक मौका होता है कि अपने मन को इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए कि भाई इस चीज का जवाब तो मैं अपने रिजल्ट से ही दूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर, मैंने या यही तो सोचा था, क्योंकि वहां ऐसे पर ये बोलता कर था सकते हैं कि आप कि उससे इसकी लड़ना शुरू रिपोर्ट कर दें कि कैसे भाई मिली। तूने ऐसा बोल क्यों दिया। और या फिर आप नहीं, ये सोचें कि भाई जवाब दूंगा मैं जब मेरा रिजल्ट आएगा, या जब मैं कुछ अच्छा अचीव। बेवकूफी का जवाब बेवकूफी से नहीं देना चाहिए, जहां तक मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। आपका तो एनर्जी उसके वेस्ट होगी, आपका मोटिवेशन खत्म होगा, वो तो यही चाहते हैं ना कि आप चीजों में उलझे रहें, ठीक है? तो बिल्कुल सर। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नारायण। मुझे बेहद खुशी होती, पिछली बार मुझे याद है एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, घनश्याम गुप्ता, उनका इंटरव्यू भी है, ठीक है? इलाहाबाद से हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट में हुए थे, उनके पापा ने मुझे फोन किया था, है ना, जी उनसे पहले कि सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो मतलब जो वो चेहरे पे खनक होती है ना, जो आवाज में खनक होती है ना, वो मतलब वो दिखती। कि मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी चीज, मतलब आप रेगिस्तान में जा रहे हो और किसी को पानी मिल जाए, तो वो जो सुकून होगा, धूप तो में रेगिस्तान में आप चल बहुत रहा हो प्यासे और हो और पानी आपको मिल जाए, कुछ नहीं है। तो वो सुकून जो जब दिखता है ना, तो ये लगता है कि मेरा भी थोड़ा सा 0.1% भी अगर कंट्रीब्यूशन है, तो उससे बहुत मुझे भी तसल्ली मिलती है, क्योंकि मैंने भी देखा है ना कि लोगों की फैमिली की सिचुएशन कैसे सुधरती है अगर कोई एक एक भी फैमिली में अच्छा हो जाए तो, है ना? बिल्कुल सर, आपका भी है। जैसे आपका मैंने कोर्स परचेज किया था, फिर हम्म, मैंने वो कोर्स एक्सपायर होने वाला था। हम्म, आपका ये लेखा लिपिक वाला कोर्स परचेज किया था। फिर हम्म, कई स्टूडेंट्स ने आपने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हम्म, इसको एक्सटेंड कर दो आगे, तो हम्म, आपने कर दिया था। ऐसे ही तो कई टीचर होते हैं नहीं करते। एक और टीचर थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल मत तो लीजिएगा। मैंने बोला अच्छा था किया। कि वो मेरे को कुछ 15 दिन रह गए थे इस एग्जाम में। हम्म, मैंने पहले पे कोर्स नहीं लिया था, अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट में मुझे लगा कि मैंने हम्म, कंप्यूटर करा तो है, हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि जब सब सजेस्ट कर रहे हैं तो मेरे को एक बार देख लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर इसको 50% में दे दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। हम्म, और वो काफी इतना मटेरियल था कि मैं उसको कर नहीं पाता। मैं हम्म, कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मेरे टॉपिक कंफ्यूजन है वही करूंगा। तो रिप्लाई था कि कोई जवाब नहीं था कि आप ये लेना है तो लीजिए। वो खैर वह उनकी मर्जी है, वो ऐसा हाँ, कुछ प्रेशर नहीं है। लेकिन हम्म, फिर भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से, एक टीचर का प्रोफेशन ऐसा होता है जहाँ पैसे कमाते हैं और पैसे के साथ साथ आप इज्जत भी कमाते हैं। तो हर बार आपको पैसे के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, सही भी है। और मतलब मुझसे तो मतलब ऑनेस्टली पूछो ना, तो लोगों ने इतनी वैलिडिटी बढ़ाई है, मान लीजिए मैंने कोर्स सेल किया 6 महीने का, ठीक है? और कुछ लोगों ने बोल बोल के 1.5 1.5 साल तक वैलिडिटी भी हो गई। हालांकि इसका जी सर, फाइनेंशियल लॉस वो आप होता है। नहीं करते तो फिर भी आपका ऐसा कोई वर्डन नहीं था, लेकिन आपने करा, तो वो उसके हाँ, लिए बहुत देखिए, बहुत नहीं, धन्यवाद सर। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स मैसेज कर देते हैं कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? तो उसमें मुझे ये लगता है, हालांकि इसकी वजह से मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है? क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ना कि उनके पास होते भी हैं, फिर भी वो क्या करते हैं कि मतलब कम वो कर लो। बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हालांकि मुझे ये लगता है कि मान लीजिए 10 में से अगर दो भी ऐसे हैं जिनको सच में जरूरत है, तो उनकी थोड़ी मदद हो जाए। कभी कभी एक आध मिस भी हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे मैसेजेस आए, ठीक है? अब सारे मैसेजेस बिल्कुल मैं नहीं देखता हूँ, ऑफिस में एक सर हैं, वो सारे चीजें देखते हैं, रिप्लाई वगैरह करने का। तो और बिल्कुल। उनको लगता है कि मैं देख के रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है?
तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, उनको एक आध भी मिस हो जाता है ना, तो बाद में कहते हैं कि सर देखो हमने आपको मैसेज किया था, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो सारी चीजें इस तरीके से होती नहीं। जितना हो मैंने तो सकता है इसलिए बोला मेरे था एंड पे, उन्होंने, क्योंकि मेरे पास मे, टाइम था। मेरे एंड पे जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। अगर एक दो महीने की बात है तो मैं उतना नहीं सोचता हूँ कि चलो ठीक है। मैं मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये यूपीआरयू बिना लेखा लिपिक से ना कई लोगों ने असिस्टेंट अकाउंटेंट का इस 31 जुलाई तक मैंने एक्सटेंड किया है ना। बिल्कुल सर, मैंने भी वही किया है सर। हाँ तो मतलब जबकि वो पिछले साल के बहुत पहले का टाइप कोर्स था वो, है ना। तो जी। एनीवेज वो तो ठीक है, हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक टीचर को करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की मदद जितना हो सके, है ना। तो नारायण जी एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मम्मी पापा को एक बार मेरी तरफ से जरूर कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा, मेरी तरफ से उन्हें मिठाई खिला दीजिएगा, ठीक है। और मतलब बहुत खुशी है मुझे कि आपका सिलेक्शन हुआ, जो आपने पापा वाला बताया ना, ठीक है, वो स्टेटमेंट कई बार होता है ना कि कोई एक आपका स्टेटमेंट और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कहा जाता है, वो बहुत मार्मिक मतलब दिल को छू लेता है। सो थैंक यू सो मच, है ना। आपने अच्छी मेहनत की और आपकी मेहनत से सारी चीजें बेहतर हुई हैं, ठीक है। और मम्मी पापा की भी मेहनत सफल हुई। थैंक यू सो मच नारायण जी। थैंक यू सर। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे, लाइक मतलब इससे कुछ पहले एग्जाम्स दिए थे या सर पहला मैंने, एग्जाम? नहीं ये पहला तो नहीं है, इससे पहले मैंने ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही दिया था 2022 में। अच्छा। वो एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट हुई थी, हम्म। तो वो मतलब उतना सीरियसली नहीं लिया था, तो ओके। उस वजह से थोड़ा सा मैं उसमें रह गया था। बाकी रहा तो था, 22 मार्क्स मेरे कंप्यूटर में थे। कंप्यूटर में ही बाकी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना। जी अदर में भी 3 नंबर उसमें भी अदर में भी कम थे, जो कट ऑफ थी ओबीसी की। अच्छा अच्छा। ओके। तो अभी के इस बार कितने मार्क्स आए हैं आपके लेखा लिपिक वाले इसमें? कौन से में सर? लेखा लिपिक जिसमें सिलेक्शन हुआ है आपका। जी, नए इसमें है 94.5 94.5 है ना। तो इसमें तो अदर में जी। अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए होंगे ना, जी है ना। और कंप्यूटर में कितने थे? कंप्यूटर में थे सर 31 थे सर। 31 थे, तो कंप्यूटर में बेहतर मार्क्स थे, ठीक है। तो जैसे आपने यूपीपीसीएल 2022 वाला दिया, उसमें कंप्यूटर में भी रह गया, अदर वाले पोर्शन में भी रह गया कट ऑफ से, तो फिर आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई उसके बाद कंटिन्यू की? सर मैंने 2022 वाला दिया था, मैंने सेल्फ ऐसे यूट्यूब से पढ़ाई की थी। मैंने हम्म। कोई कोर्स परचेज नहीं किया था, ना नोट्स बनाए थे। मेरे को जो वीडियो मिल गई मैंने बस देख ली। तो फिर उसके बाद जब मेरे को लगा कि मैंने जब एक महीने में ही, जस्ट एक महीने ही मेहनत करके मैं थोड़ा हम्म। सा क्लोज आया हूँ, तो ठीक। अगर अपना 100% दूंगा तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ इस चीज को। बिल्कुल सही। तो फिर उस चीज को, वो चीज मेरे को मोटिवेट करी। फिर मैंने आपका कोर्स परचेज किया। कंप्यूटर के लिए तो मैंने नहीं किया था परचेज। हम्म। कंप्यूटर के लिए मैंने धीरेन्द्र सर की यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं वो देखी थी। अच्छा। और बाकी अदर सब कॉमर्स का पोर्शन आपका कोर्स लिया था। हम्म। और अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने सेल्फ की थी। अच्छा। तो कॉमर्स पोर्शन में कितने मार्क्स थे आपके? जो 75 का पेपर रहा होगा, यूपी आर यू बी एन एल का मैं पूछ रहा हूँ, याद है क्या आपको? कॉमर्स पोर्शन में मेरे थे 54 मार्क्स थे कॉमर्स पोर्शन में। 54 मार्क्स थे, ओके। जी। तो 54 मार्क्स तो मेरे हिसाब से तो काफी कम है, ठीक है, और आने चाहिए थे। 65 प्लस हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। इस बार आपने दिया सर उस टाइम ये था ना, क्या सर? यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर दिया है इस बार आपने? जी सर। कितने मार्क्स हैं इस बार? उसमें है मेरे कंप्यूटर में 32 है, हम्म। और अदर में 111 है, 111। 111 नंबर, इस बार कितने आए 75 में? इस बार 75 में से आए हैं 62। 62, ठीक है। तो इतने 60 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोर्स लेने का मतलब ही तभी निकलता है, क्योंकि कोर्स में चीजें बेहतर जी तरीके से देने की कोशिश की गई है। और अगर आप कोर्स ले रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो 75 में 65 जी प्लस तो आने ही आने चाहिए, 60 से कम तो क्राइम है, ठीक है। जी, अच्छा। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ते थे, जैसे कोर्स लिया आपने फिर सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसे घंटे तो मैं, एक्चुअली क्या है, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता अच्छा। हूँ फिलहाल। कहाँ पे बेसिकली रहता है मैं दिल्ली में? आगरा से हूँ। बुध विहार, रोहिणी के अच्छा। पास बुध विहार है दिल्ली में। हम्म। बेसिकली आगरा से हूँ, आगरा के अंदर बाहर एक तहसील है, अच्छा। वहां से बिलोंग करता हूँ।
हम्म। फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ और यहाँ पे एक प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट की प्राइवेट। जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब के साथ ही आपने ये तैयारी की थी यूपीआरयू जी, विनल तो वाली? मेरी 10 से 7 ऑफिस रहता है। हम्म। फिर 7 के 7, सवा 7, साढ़े 7 ऐसे हो जाते हैं। और मैं उसके बाद मैं लाइब्रेरी पहुंचता था जब हम्म। पढ़ाई शुरू करी थी। तो 8 बजे मेरी लगभग पढ़ाई शुरू होती थी और लाइब्रेरी लास्ट 10 तक खुलती थी। तो वो 8 से 10 2 घंटे ही पढ़ाई होती थी मेरी। अच्छा। हाँ, जॉब के साथ खासकर जब आप 8-9 घंटे की नौकरी करते हैं ना, उसके बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी का बहुत मतलब शरीर थक जाता है इतना ना, कि फिर दिमाग लगता नहीं, तो उसके बाद भी 2-3 घंटे लगातार पढ़ना बड़ी बात है। बिल्कुल सर, मेरा थोड़ा ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि ये मेरे को कॉमर्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था। बाकी हम्म। मैं थोड़ा सा पहले मैं एसएससी की तैयारी करता था। तो अच्छा उसकी अच्छा। तैयारी करते आ रहा था, तो इसलिए मेरा थोड़ा कंटिन्यू थी पढ़ाई उसके लिए। हम्म। तो वो उस चीज को हाँ, प्रमोट उससे किया, आपको फिर मैंने मैथ्स ये मैथ्स जब। इंग्लिश हिंदी में वो थोड़ा हेल्प हुआ, मैथ्स इंग्लिश में हेल्प हुआ होगा उससे। जी, मैथ्स में हेल्प हुआ था, इंग्लिश में भी हेल्प हुआ था। हम्म। बाकी हिंदी थोड़ा मैंने फिर पढ़ी थी। अच्छा, ओके। तो इस बार तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। एक्चुअल में आप देखें ना, तो ये यूपी और चाहे लेखा लिपिक हो चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, ये सेम पैटर्न के एग्जाम। तो जिनका एक बार सिलेक्शन हो जाता है ना, उनका बार बार होता रहता है। ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग ये भी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आप यहाँ पर यूपीआरयू विनल ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर एक वैकेंसी यहाँ हो जाएगी, है ना। लेकिन अब ऐसे में कोई हेल्प कर नहीं सकता ना, क्योंकि हर आदमी ऊपर जाना चाहता है कि उसको अब बिल्कुल सर। बेहतर ऑप्शन मिल सके। ये यूपीआरएमएल के लिए, डीवी के लिए जब मैं जा रहा था, तो हम्म। मैंने शायद आपके एक वीडियो पे कमेंट्स किया था कि हाँ, सर मेरे को जाना चाहिए आपने इसके लिए पूछा कि था, नहीं। आपने पूछा था, है ना, मुझे याद है, और मैंने उसमें बताया भी था कि एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है ना। बिल्कुल सर। और तब 23 का पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है। जी। और 23 का पेपर क्योंकि जिस तरीके से कैंसिल हुआ था, जिस तरीके से था, अगर 23 का पेपर भी बहुत इजी होता जैसा 22 वालों का था, ठीक है, जी। और 23 वालों का एक्चुअल में ज्यादा इजी था, ठीक है, लेकिन अब उनका जी। 31 को हो गया और वो बहुत डिजास्टर हो गया उनके लिए। तो उस हिसाब वो से तो कट ऑफ कंफ्यूजन। ये हो सकता था कि ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि 110-15 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल देखते तो हैं एज अभी अ तो। कैंडिडेट हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ हाँ, बिल्कुल रिस्क का थोड़ा सा रहता है, और हर एक आदमी सोचता है ना, इवन यूपीएससी लोग करते हैं तो आईपीएस हो जाते हैं, फिर आईएएस के लिए अपीयर होते हैं, तो वो तो चीजें होती ही हैं। उसमें कोई बिल्कुल। बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरे कोर्स के बारे में आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से आपको क्लासेस लगी? 2-3 मैं सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक मतलब मेरे कोर्स में जो आता है कि एक तो, ठीक है, लाइव क्लासेस, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ, तो लाइव क्लास के लोग को लेकर लोग पूछते हैं सवाल कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं होती, तो आप बताइएगा कि लाइव जो है वो ज्यादा बेहतर होता है कि रिकॉर्डेड बेहतर होता है। ठीक है। और दूसरा, नोट्स सर में मैं प्रिंटेड फॉर मतलब प्रिंटेबल फॉर्मेट में देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ी सुविधा होती है, या फिर प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं दूं तो भी काम चल जाएगा? बताइए। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि मैं अपने एंड से सोचूं कि मेरे को तो रिकॉर्डेड क्लासेस में कंफर्टेबल है। क्योंकि हम्म। अगर आप लाइव क्लासेस दे रहे होंगे, मान लो 6 बजे, 6 बजे मैं ऑफिस में हूँ, मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। तो ठीक। रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, मैं उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकता हूँ हम्म। और जब मेरा मन करे तब देख सकता हूँ। बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो फिर आपसे कभी चैट करके उस चीज को मैं दूर कर सकता हूँ। जी जी। और बाकी सेकंड बात ये रही कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स, तो सर नोट्स बाकी कैंडिडेट्स के काम आते हैं। लेकिन हम्म। मेरा ये तरीका है कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो अपने नोट्स उसी क्लास से खुद नोट्स बनाता हूँ। फिर मैं अच्छा। दोबारा नोट्स देखने जाता नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। फिर काफी मतलब और भी जैसे भी मैंने पढ़ाई की है, तो एक रजिस्टर लेके खुद नोट्स बनाता हूँ। फिर जब भी मेरे को एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती है तो सिर्फ अपने नोट्स देखता हूँ। बाहर से अगर कोई नई वीडियोस कुछ और अलग से आ रहा है, वही देख रहा हूँ जो नोट्स उठा के, क्योंकि वो जो भी नोट्स होते हैं वो हम्म। लेंथी हो जाते हैं। आप जो खुद बनाते हो हाथ से, वो आपको समझ में भी आते हैं और शॉर्ट भी होते हैं। हम्म। तो अगर और कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि अपने नोट्स बनाए, ताकि उसको अपनी चीजें समझ में आ सके। एक हाँ, बार सर ने नोट्स बनाए, हो सकता है 1% उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो खुद लिखेगा तो उसको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो जैसे मतलब जो हमने इनकम टैक्स और ऑडिट में सेक्शंस को याद किया था मेमोरी ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है,
लिमिट्स भी याद रखी थी, सेक्शन के नंबर याद रखे थे, जो एक बड़ा चैलेंज होता है, तो उससे एग्जाम में कितना फायदा होता है, मतलब कुछ फायदा होता है कि या फिर? ये सर, ये जो सेक्शंस याद हैं, जो आपने तरीके बनाए बताए थे, जैसे बी सेक्शन का, या हम्म, कोई बहुत सारे सेक्शन बताए थे, तो हम्म, वो सर मेरे को अभी भी याद है। अगर मेरे को कोई अच्छा, पूछेगा ऐसे बिना उठा के, तो मैं हाँ, उसी तरीके से आपके तरीके को फॉलो करके मैं वही चीज याद करता हूँ कि इस सेक्शन का ये है, इस सेक्शन का ये है। तो ये जो तरीके, एक तो आपके बहुत एक तो मैराथन क्लासेस चलाई थी आपने, हम्म, वो काफी कंफर्टेबल है। अगर किसी ने तैयारी नहीं की है, अगर तैयारी नहीं की है, तो वो मैराथन क्लासेस को देख के उसमें सिलेक्शन पा सकता है। अगर आपने तैयारी, आपके पास इनफ टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स ही लें। अगर तैयार आपके पास टाइम कम है, तो मैराथन क्लासेस देख के कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी नई वैकेंसी आएगी तो उसमें आपके पास टाइम रहेगा। तो हम्म, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स लें। जी, लेकिन अभी तो जब नहीं तैयारी रहेगी, तो आप हम्म। मैराथन क्लासेस देख सकते हाँ, हैं। बहुत सारे बाकी बच्चों का ऐसा फीडबैक भी आता है कि सर हमने कोर्स नहीं लिया था, हमने आपका यूट्यूब पर मैराथन सेशन देखा था और उससे हमारा काम हो गया था। और अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कोर्स भी लिया था, वो भी एक्चुअल में क्या होता है ना कि पहले शुरू में लोग लीनियंट रहते हैं कि भाई चलो एग्जाम आएगा। अच्छा, कुछ क्रांतिकारी लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो एग्जाम डेट आने के बाद से शुरू करते हैं कि भाई अब हम शुरू करेंगे, और जैसे ही एग्जाम डेट आती है, 15 दिन का टाइम होता है, फिर पैनिक मोड पे आ जाते हैं। फिर वो मैसेज जी करते हैं कि सर कुछ ऐसा दे दो ठीक है, जिससे बस हम एग्जाम में जाएं और काम कर जाएं। हालांकि ये थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि मैराथन में चीजें तेज गति से पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, आपने अगर बिल्कुल। पहले से पढ़ा हुआ है तो मैराथन का बहुत फायदा होगा, है ना। अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर मैराथन का मुझे लगता है उतना फायदा नहीं होगा। बट स्टिल मैराथन क्लास बहुत हेल्पफुल होती है, ये मुझे फीडबैक आया। और इसीलिए एग्जाम मैं, हाँ मतलब मैं खासकर कह रहा था उसमें कि सारी चीजें एग्जाम कवर हो डेट, जाती हैं। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर एग्जाम डेट आने से बाद, हम्म, मेरा मानना है कि आपको वही पढ़ना चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हो। बिल्कुल। अलग से आपको कुछ खोदना नहीं चाहिए कि इधर से कुछ निकाल लिया, इधर को कुछ निकाल लिया, तो अब वो जो आपने पहले पढ़ रखा है वो भी कहीं ना कहीं खोद जाएगा। हाँ, इसलिए आपने जो पहले पढ़ रखा है सिर्फ उन, क्योंकि किसी भी एग्जाम डेट को आने में लगभग 10 या 12 दिन आपको टाइम मिलता है, हाँ, 12 या 13 दिन, उससे ज्यादा नहीं मिलते। हाँ, तो मैक्सिमम आपको टू एक वीक्स सब्जेक्ट को डिवाइड करके 3 दिन, 2 दिन एक सब्जेक्ट को, फिर 3 दिन ऐसे डिवाइड करके, आपने जो पहले भी जो कुछ भी पढ़ रखा है, आपको वही रिवाइज करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रखा तो आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपने कुछ नई चीज के लिए, मेरे को लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक अगर नई मिनट, चीज मैं के लिए आपसे जाते हैं एक तो आपने जो सजेशन पढ़ा लेना है वो चाहूंगा भूल जाते नारायण। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई एग्री, मैं यही सजेशन देता था ना कि अब इस टाइम पे कुछ नया मत करने लग जाना। क्योंकि मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है, मान लो एक सेक्शन नंबर आपको नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके 75 के 75 क्वेश्चन उसी सेक्शन से आ जाएंगे, है ना। जी बिल्कुल सर। तो मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा शायद इससे हेल्प हो जाए। जैसे मैं क्लास में, आप हमेशा जब भी कभी भी यूट्यूब पे भी आता था, या फिर जब मैंने लास्ट के क्लासेस भी ली थी, तो मैंने यही बोला था कि अपने आप को रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए, ठीक है। एक या दो यूट्यूब चैनल ही फॉलो करिए। कुछ लोग होते हैं ना कि जितने भी यूट्यूब चैनल होते हैं उन सभी पे क्लासेस एमसीक्यू की चल रही होती है, ठीक है। फिर हर जगह से एमसीक्यू करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब, कंसेप्ट करके एमसीक्यू करना चाहिए कि सिर्फ जितने एक आध 2 लाख एमसीक्यू मिले सब एमसीक्यू ही बस करते रहे, क्या करना चाहिए? सर मैं पर्सनली मैं बताऊं, मैं एग्जाम देने गया था, तो हम्म, एग्जाम से अगर सेंटर पे 2-3 घंटे पहले पहुंच जाते, तो मैंने और को भी देखा था, हम्म, वो मल्टीपल चॉइस की एक किसी असिस्टेंट अकाउंटेंट की बुक लेके और हम्म, उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हम्म, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है। हाँ, किसी भी क्वेश्चन को देखोगे सेम। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू के लिए तब जाना चाहिए जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर एमसीक्यू आप लगाओगे तो ज्यादा चांस है कि आपके एमसीक्यू लगेंगे। अगर आप सीधे एमसीक्यू पढ़ेंगे या किसी भी बुक, कंप्यूटर की बुक को पढ़ेंगे, तो सीधे एमसीक्यू लगाने के लिए देखेंगे, जो ज्यादातर अक्सर मैंने देखा है बच्चों को वो करते हैं, तो पढ़ते तो बहुत सारा, बहुत टाइम देते हैं पढ़ने में, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं निकल पाता। वजह होती है कि वो सेम क्वेश्चन फंसता नहीं है। हम्म। इसलिए सबसे पहले अपने नोट्स बनाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आपके पास टाइम है, तो जितना मैक्सिमम है फिर एमसीक्यू लगाओ। वो एक इफेक्टिव टेक्निक रहेगी। हाँ, मतलब मेरा भी यही मानना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कैलकुलेशन करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। तो हर जी क्वेश्चन में फिगर्स तो चेंज हो जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल। पता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट किस पर कैलकुलेट करना है, तो आप हर जी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेंगे।
एक्चुअल में क्वेश्चन बिल्कुल रटना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। कि अब अकाउंट्स में भी अब बीआरएस, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर आपको पता है कि कौन से आइटम प्लस करने हैं कौन से माइनस करने हैं, तो हर क्वेश्चन में वैसा करना है आपने। आपने रट लिया कि इस क्वेश्चन में इसको प्लस करना है, इस क्वेश्चन में माइनस करना है, तो अगले क्वेश्चन में फिर फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि यूट्यूब जब लास्ट पे जब एग्जाम डेट आ जाती है ना, तो जितने भी चैनल्स जो लोग प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है, वहां पर यूट्यूब का एक बौछार मतलब एमसीक्यूज की एक बहार आ जाती है। और फिर सारे लोग सारा मतलब अपना कंसेप्ट वगैरह सब कुछ छोड़ के कहाँ पे लगते हैं, एमसीक्यू पे। और उससे जब और उसमें भी प्रॉब्लम वहां पर होती है, जैसे एक टीचर फॉलो करे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मेरे अलावा भी मान लीजिए आपके किसी और टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उसी को फॉलो करें, ठीक है। बिल्कुल तो वहां पर क्या करते हैं ना, जितने भी चैनल्स आएंगे, ठीक है, मान लीजिए 10 चैनल हैं जो प्रिपरेशन करा रहे हैं 10 प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो हर जगह एमसीक्यू करेंगे। अब मान लीजिए एक चैनल पे 1 घंटे का सेशन है, ठीक है, और 10 चैनल आपने फॉलो कर दी, तो 10 घंटे आपके गए, ठीक है। और उस बिल्कुल। टाइम पे आपने खुद कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एमसीक्यू देखा आके बैठ के, ठीक है, क्योंकि टीचर सॉल्व करा रहे हैं, तो आपने उस एमसीक्यू को देखा। मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा कोई फायदा होता होगा, आपको क्या लगता है इस पे? मैंने ऐप से कई क्लासेस आई थी जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की थी, जिसमें हम्म। कंप्यूटर की भी थी और भी सब्जेक्ट की थी। मैंने कोई क्लासेस नहीं देखी, वो सिर्फ मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा था। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं कोई भी क्वेश्चन उसको कर सकता हूँ। अगर जी। वो घुमा फिरा के आएगा तो भी कर सकता हूँ मैं उसको। हम्म। और इसके लिए अगर बच्चे देखते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मेरे हम्म। पास सिर्फ 2 घंटे थे पढ़ने के लिए, तो मैं सिर्फ ऐसे पढ़ता था कि एक सब्जेक्ट को मैंने टारगेट किया, मैंने कहा मेरे को इसको 15 दिन में खत्म करना। तो मान लो हिंदी ले ली, मैंने हिंदी के नोट्स बनाए, फिर उसको रिवाइज किया, वो 15 से 20 दिन मैंने किया। उसके बाद मैथ्स लिया, फिर इंग्लिश लिया। मैथ्स इंग्लिश मेरी थोड़ी सी ठीक थी, तो हम्म। मैंने उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया, 2 2 4 दिन 5 दिन ऐसे दिया मैंने। बाकी फिर कॉमर्स को मैंने एक तरफ से कॉमर्स कंप्लीट की, फिर उसको रिवाइज किया। और सबसे बेस्ट टेक्निक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसको रिवाइज करते रहो, और टाइम है फिर भी आप उसी को रिवाइज करो, हम्म। और उसके बाद आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। हाँ, लास्ट मोमेंट पे मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर बाकी चैनल्स पे इतने एमसीक्यू हो रहे हैं आपके। मैं जब सारी चीजें पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है, और उसको आके मैं अगर बार बार रिपीट करता हूँ उसका तो कोई उसका वो नहीं यूज रह कहाँ जाता है। है ना। आप लास्ट मोमेंट पे बेहतर करें, इसीलिए मैंने इस बार सिर्फ 3 क्लासेस ही ली थी, ठीक है, जिसमें मैंने अकाउंट्स ऑडिट में कई कई बच्चों का होता है ना कि जब तक कराओ ना तो वो इतना फोन करते थे। तो फिर मैंने मतलब उनके दिल की तसल्ली के लिए मैंने बोला कि चलो मैं 3 सेशंस ले लूंगा और इस पे मैं करा दूंगा। तो वो वो मैंने सिर्फ कोशिश दिल की की थी। तसल्ली होती है, वो एक्चुअल में वो अपने आप को और कंफ्यूजन में कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल क्योंकि सही कोई भी कह रहे हैं। क्वेश्चन, आप नया क्वेश्चन देखोगे, वो आपसे अगर बनेगा नहीं तो आप घबराने लग जाओगे कि मेरा कॉन्सेप्ट पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, आपको ऐसा लगने लगेगा सही कह कि रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं आता। आपको अपने से विश्वास उठ जाएगा, तो आपका पेपर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। हाँ, जैसे अगर कई बार मैंने ऐसे देखा है ना कि कुछ लोगों को अगर शुरू के कुछ क्वेश्चन टफ आ जाए एग्जाम में, तो वो फिर आगे का पेपर उनका गड़बड़ हो जाता है। ऐसा कई सारे बिल्कुल बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी बिल्कुल। क्वेश्चन पे क्या करते हैं ना, वो ऐसा समझ लेते हैं कि बस ये क्वेश्चन मुझे करके ही आगे बढ़ना है। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन की भी वैल्यू 1 नंबर की है, ठीक है। तो अच्छा, टाइपिंग के लिए बिल्कुल क्या करते थे नारायण जी, आप उसको कितनी स्किप देर भी कर प्रैक्टिस सकते किया आपने? हैं। किस चीज की? टाइपिंग की टाइपिंग सर? टाइपिंग, हाँ। सर टाइपिंग मैंने इंग्लिश में दी थी। हम्म। तो टाइपिंग की मैंने प्रैक्टिस करी थी, लगभग 6 महीने प्रैक्टिस करी थी। तीन हम्म। महीने मैंने किसी इंस्टीट्यूट में करी थी, हम्म। और फिर 3 महीने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में करी थी, जब डेट आ गई थी फिर उसके बाद। हम्म। बाकी मैं अपने ऑफिस में करता रहता था। हम्म। तो ऑफिस का एनवायरनमेंट मेरा कुछ ऐसा था कि मेरे 7 बजे छुट्टी होती थी, 7 बजे के बाद मेरा ऑफिस खाली होता था, सिर्फ मैं रहता था। तो अच्छा। अगर मैं रुकना चाहूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, तो मैं हम्म। रुक सकता था अपने ऑफिस में। हम्म। तो वही है, मैंने पहले अपने ऑफिस में ही कुछ स्टार्टिंग की, वहां से प्रैक्टिस करी, और फिर डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड यूज करने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा, तो तो इंग्लिश क्या ये टाइपिंग चालीस भी मेरी 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती थी आपकी, कितनी थी? मेरी इसके अराउंड ही नहीं थी, ज्यादा नहीं थी, इसी के हम्म। अराउंड रही होगी। मेरे को एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं था, क्योंकि शायद हम्म। उसमें नंबर ऑफ वर्ड काउंट कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट ने बताया था अभी एक इंटरव्यू में कि उसमें टाइपिंग स्पीड लिखी भी आती है। तो हाँ हाँ, मैंने देखा था, बताया। ऐसा कुछ लिखा नहीं था। टाइपिंग स्पीड ऐसे कुछ लिखी नहीं आती है, क्योंकि अगर लिखी आती है तो उसको पता लग जाएगा, वो आप नहीं नहीं, शायद उसने काउंट उन्होंने करके उन्होंने बताया। बोला कि शुरू में पता चल जाता है, बाद में तो क्वालिफाइड आता है, ऐसा उन्होंने बोला था। अभी सुमित की बात कर रहे हैं आपने, आई थिंक इंटरव्यू देखा होगा कल उनका। जी जी।
तो हाँ, मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था टाइपिंग देने के बाद कि मेरा तो नहीं होगा। तो मैं बहुत रिजल्ट मायूस तो वही लौट आ के जाता है ना, क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड ऐसा। ऐसा कुछ आता होगा तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अच्छा, बाकी कई कह बार रहे थे कि होता है ना मेरा कि हो आप जाएगा, मेरा हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा जैसे आप कह रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे नर्वस भी हो जाता है इतना आदमी ना, तो कई बार उसको स्क्रीन सामने जो होता है वही नहीं दिखता है। मैं समझ सकता हूँ। और तो इसमें टाइपिंग देने से पहले आप एक तो टाइपिंग देते टाइम होता क्या है कि एक साथ सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ, लोग और वो दूसरे बगल वाले को देख के स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप बगल वाला स्टार्ट भी कर रहा है तो भी आपको स्टार्ट नहीं करना है, आप अपना टाइम लो। आप जब पहला की दबाओगे टाइमिंग उसी से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है अच्छा। कि उसने स्टार्ट कर दिया है तो आपका आधा मिनट चला गया है या 1 मिनट चला गया, आप वो उसके खत्म करने के बाद भी शुरू करते हो तो भी उतनी टाइमिंग नहीं, मिलेगी। और मैं इसलिए इमेजिन कर रहा हूँ कि वहां पर इन्वायरमेंट कैसा रहता होगा, क्योंकि सब तेज तेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता होगा कि जैसे कबूतर दाने चुग रहा हो, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे कबूतर बैठे हुए हो, है ना, और वो दाने चुग रहे हैं तो। बगल वाले को देख के डिस्टरबेंस होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा। ये मैंने पहली बार ही किसी एग्जाम में टाइपिंग दी थी, तो हम्म मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे है। अगर कोई आगे भी कोई टाइपिंग के लिए जाता है हम्म तो हम्म अगर वो सामने बगल वाला कर रहा है तो उसको करने दो, आप बैठे रहो। जब वो खत्म कर दे, थोड़ा सा शांति हो, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। पीछे कोई एग्जामिनर या कोई होगा, आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप स्टार्ट क्यों नहीं कर हम्म। रहे। तो कितने आपको मिनट अपना का टाइम टाइम ले सकते रहता हैं है, आप। कितने मिनट का टाइपिंग रहता है इसमें? 5 मिनट की टाइपिंग थी, हिंदी में इंग्लिश में। अगर आप दोनों में देना चाहें तो दोनों में दे सकते हैं। आप जिसमें क्वालिफाई करेंगे या दोनों में क्वालिफाई कर गया तो बेस्ट है। अगर आप हिंदी में भी क्वालिफाई करेंगे तो भी पास है, और इंग्लिश में भी क्वालिफाई करेंगे तो भी पास है। ये यूपी आरबीएनएल में है। और यूपी पीसीएल में क्या है, सिर्फ आप हिंदी में टाइपिंग दे सकते हैं इसी पोस्ट के लिए। लेखा हम्म। लिपिक अगर यूपी पीसीएल में है तो सिर्फ हिंदी में टाइपिंग चाहिए होती है उसके लिए। अच्छा, तो हिंदी में एक्चुअल में अभी मैंने अभी जो इंटरव्यू लिया था यश का, उन्होंने हिंदी में दिया था, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही देते होंगे, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। और जिन्होंने पहले से इंग्लिश में पहले होते हैं। पहले जिन्होंने सीखा हुआ है वो हिंदी में देते होंगे, है ना। तो जैसे इसमें जो टाइपिंग का रहता है, ठीक है, तो इस पे आपने जो प्रैक्टिस की होगी तो वो डिफरेंट कीबोर्ड्स पे की होगी। तो लैपटॉप की जगह मेरे जी हिसाब से कीबोर्ड जो आता है ना, डेस्कटॉप का, उस पे प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर होता होगा, क्योंकि लैपटॉप बहुत स्मूथ होता बिल्कुल है सर, ना। लैपटॉप तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। लैपटॉप अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए सर। हम्म प्रॉपर सिटिंग, आप जो एनवायरनमेंट मिल रहा है। बाकी बहुत सॉफ्ट भी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ना बहुत हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना चाहिए। एक एवरेज कीबोर्ड होता है, उस पर प्रैक्टिस एवरेज ही कीबोर्ड होते हैं, बहुत हम्म हार्ड भी नहीं होते। अगर बहुत हार्ड है कोई तो आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं, हम्म वो वहां पे चेंज कर देते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं। एक एवरेज कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी उसमें इंटरफेस की बात रही तो उसमें जेआर टाइपिंग ट्यूटर होता है, सेम उस जैसा आता है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो जेआर कोई फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी हैं, बाबा टाइपिंग ट्यूटर पे मैंने सीखा था, जब मैंने जाके देखा हम्म। जेआर पे भी था तो मैंने जेआर पेड था, मैंने नहीं लिया था। तो उसमें थोड़ा बहुत जो फ्री था वो टाइपिंग पैसेज टाइप करके देखे थे, तो वो उससे आइडिया लगा था कि वो जेआर की तरह ही था। अच्छा, ओके। तो अभी जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम तो होगा, उसके बाद आपने एमकॉम वगैरह किया है? जी एम कॉम मैंने किया था, अभी तैयारी के चलते मैंने ये एग्जाम था। तो हम्म एम कॉम का फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर के 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं सर। अभी इस दिसंबर में वो एग्जाम दे देंगे। हम्म। इग्नू से एम कॉम किया है सर। अच्छा, ओके। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिएगा, भले ही प्राइवेट हो रहा है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी इग्नू तो जी। डिस्टेंस लर्निंग में आता है ना, तो है ना, ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो अनुमान है कि आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी हो जाएगा, क्योंकि 111 नंबर काफी अच्छे नंबर है, ठीक है। जी तो जी। पोस्टिंग कहाँ चाहते हैं इसमें? हालांकि पूछते नहीं है, मुझे पहले लगा था कि इसमें भी पूछते होंगे। तो आप कहाँ चाहते हैं पोस्टिंग, कहाँ मिले आपको? सर इसमें तो अगर प्लांट पे हो तो ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि एक मैंने सर्च किया था, जो सोनभद्र में जो 2 प्लांट हैं हम्म। तो वो काफी अच्छी जगह है, घूमने लायक भी है थोड़ा। और एक मैं दिल्ली रहता हूँ, तो हम्म। यहाँ शोर शराबा और भीड़ भाड़ से थोड़ी सी अलग जगह है। पीसफुल अच्छा, एनवायरनमेंट रहेगा, अगर पीसफुल काम रहे उसके साथ पीसफुल एनवायरनमेंट रहे तो और अच्छी बात है सर। मुझे लगता है जहाँ प्लांट पे रहता होगा ना, तो प्लांट पे तो वैसे भी रिमोट एरिया में ही प्लांट बनते हैं जनरली, रिमोट, है ना, बिल्कुल सर। है ना, तो वहां पे तो शांत ही रहेगा, ठीक है।
तो नारायण जी, आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, और घर में सभी को मेरी तरफ से विश कर दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा, और धन्यवाद सर, बहुत टीचर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी आपको बेस्ट विशेस। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।